नमस्कार। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन नेवी और उसके आर्सेनल के बारे में। उसके अलावा इंडियन एयरफोर्स और उसके आर्सेनल को भी हम कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं इंडियन नेवी से। इंडियन नेवी इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नेवीज़ इन द वर्ल्ड। दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट नेवीज़ है ये। हर साल दिसंबर 4 को हम सेलिब्रेट करते हैं एज नेवी डे इन रिमेम्बरेंस ऑफ द डेयर डेवल अटैक ऑन पाकिस्तान नेवल बेस इन कराची इन 1971 वॉर। जो 1971 वॉर थी जिसमें बांग्लादेश को लिबरेशन मिली थी, उस टाइम नेवी का एक बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव रोल था। उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं हर 4 दिसंबर को। छत्रपति शिवाजी महाराज को हम मानते हैं द फादर ऑफ इंडियन नेवी। इंडियन नेवी के पास आज के टाइम में एयरक्राफ्ट कैरियर है, एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक है, उसके अलावा लैंडिंग शिप टैंक्स, डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स, ये सब हमारे पास वेरियस वेसल्स हैं। तो डिस्कस करते हैं वन आफ्टर दी अनदर ये सब वेसल्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं और इनकी खासियत क्या है। ना सबसे पहले हम बात करते हैं एक एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में। इस वक्त 2019 में हमारे पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसका नाम है INS विक्रमादित्य। ये एक मॉडिफाइड कीव क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है जो सर्विस में आया था इंडियन नेवी में 2013 में। ये ओरिजिनली इसको बिल्ड किया था एज बाकू और इसको कमीशन किया गया था 1987 में अंडर USSR नेवी, और रशियन नेवी ने बाद में इसका नाम रखा एडमिरल गोर्शकॉफ। बाद में इसको डी कमीशन कर दिया गया। बेसिकली इसको यूज़ किया USSR ने, बाद में रशियन नेवी ने। उसके बाद इन्होंने इसको डी कमीशन किया 1996 में। डी कमीशन का रीज़न ये नहीं था कि ये बहुत ज़्यादा पुराना हो गया था। देखिए, प्राइमरी रीज़न यहाँ पर यह था कि USSR के टूटने के बाद रशिया के पास एक मैसिव नेवी को मेंटेन करने के फंड्स नहीं थे। तो सिमिलरली इस एयरक्राफ्ट के साथ बहुत सारी इनकी सबमरीन्स और शिप्स डी कमीशन कर दी गई क्योंकि उनकी मेंटेनेंस में काफ़ी खर्चा हो रहा था। तो इंडिया ने यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी देखी और हमने ये एयरक्राफ्ट रशिया से परचेज़ कर लिया और फिर हमारी नेवी ने इसको कमीशन किया 2013 में। ऑफ कोर्स इसको कमीशन करने से पहले इसमें काफ़ी अपग्रेड्स हुए, इसको ऑलमोस्ट न्यू जैसा बनाया गया और हम लोगों ने इंडिया में इसका नाम रखा INS विक्रमादित्य। रशिया में इसका नाम था एडमिरल गोर्शकॉफ। ना जो ये नाम है विक्रमादित्य, ये ऑफ कोर्स रखा गया है ऑन द लेजेंडरी एम्परर ऑफ उज्जैन। विक्रमादित्य आपको पता होगा हिस्ट्री में बहुत ही एक फेमस रूलर रहे हैं और ये एयरक्राफ्ट कैरियर काफ़ी हद तक सक्षम है। इट इज़ कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग बोथ कन्वेंशनल फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स विद अप टू 36 एयरक्राफ्ट MiG 29 और MiG 29 की प्राइमरली। ये आपके सामने फोटो है INS विक्रमादित्य की। वेट है इस एयरक्राफ्ट कैरियर का 44,500 टन। ये वेट ज़्यादा नहीं है टू बी ऑनेस्ट। आप अगर अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स को देखें तो उनका वेट आराम से 90,000 टन तक भी है और उसके बाद भी कुछ इनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जो 1 लाख टन के आसपास हैवी हैं। तो आप कह सकते हैं ये एक मीडियम क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब हम बात करते हैं सोनार्स के बारे में। चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर हो, फ्रिगेट हो या फिर डिस्ट्रॉयर हो, सबमरीन्स हो, हर जगह आपको किसी ना किसी टाइप का सोनार मिलेगा जिससे बेसिकली हम डिफेंसिव और ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ को एनहेंस कर सकते हैं। इनके जो बेसिक्स है, सोनार के जो बेसिक्स हैं, ये हम समझ लेते हैं। जो ये एक्रोनिम है सोनार, इसकी फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग टेक्निक दैट यूजेस साउंड प्रोपेगेशन। यहाँ पर हम बेसिकली साउंड प्रोपेगेशन का यूज़ करते हैं। साउंड वेव्स हम भेजते हैं और अगर मान लीजिए वो साउंड वेव्स, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये साउंड वेव्स आपने भेजी। अगर एक ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली जो साउंड वेव्स हैं ये टकरा कर वापस आएंगी। तो अगर आपकी साउंड वेव्स टकरा के वापस आ रही हैं तो मतलब कि डिस्टेंस में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि सामने क्या है, कुछ डिस्टेंस में क्या है। तो अब आप समझ पाएंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सोनार्स यूज अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मोर देन 20,000 हर्ट्ज। इंडिया में DRDO और बेल ने बहुत सारे सोनार इक्विपमेंट्स बना रखे हैं फॉर इंडियन नेवी। ऐसा नहीं है कि एक सिंपल एक इक्विपमेंट है सोनार, उसको हम यूज़ कर रहे हैं। ये काफ़ी हद तक वेरी करते हैं। सबमरीन का अलग सोनार होगा, उसके अलावा जो सरफेस शिप्स होती हैं, फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर, वहाँ पे हम दूसरा टाइप का सोनार यूज़ करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल है, ये आपके सामने शिप है, ये यहाँ पे एक मान लीजिए ऑब्जेक्ट है। हमको पता लगाना है कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है या नहीं। तो यहाँ पे आप सोनार सिस्टम से सिग्नल भेजेंगे, ओके, ट्रांसमीटर है यहाँ पे, और उसके बाद जो ये रिफ्लेक्टेड साउंड वेव है ये वापस आएगी। इससे हमको पता लगेगा कि बिल्कुल यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, समथिंग इज़ डाउन हियर। तो इस तरीके से ये काम करता है। नाउ सोनार के भी वेरियस
टाइप्स होते हैं। एक होता है एडवांस्ड पैनोरामिक सोनार हल माउंट, फिर है हल माउंटेड वेरिएबल डेप्थ सोनार, फिर है हल माउंटेड सोनार अरे। इस सब को आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको मेन याद रखना है कि हमारे पास बेसिकली किस टाइप के सोनार है, डीआरडीओ ने किस टाइप के सोनार बना रखे हैं। फॉर एग्जांपल एक का नाम है अभय, ये एक कॉम्पैक्ट हल माउंटेड सोनार है। ये छोटी शिप्स और शैलो वाटर क्राफ्ट्स के लिए हम यूज़ करते हैं। इससे पहले जो हम विंटेज रशियन सोनार यूज़ करते थे, इस अभय सोनार ने इसको रिप्लेस किया है। फिर है हमारे पास एक HUMSAUG, ये एक अपग्रेडेड वर्जन है ऑफ हल माउंटेड सोनार अरे सीरीज ऑफ सोनार सिस्टम्स। ये भी हम वेरियस शिप्स में यूज़ करते हैं। आज के टाइम में 18 शिप्स में हम इसको यूज़ कर रहे हैं। फिर है NACS नियर फील्ड एकॉस्टिक्स कैरेक्टराइजेशन सिस्टम फॉर शिप सोनार, और AIDSS एडवांस इंडिजिनस डिस्ट्रेस सोनार सिस्टम फॉर सबमरीन्स। तो आपको ये याद रखना है कि जो सोनार हम यूज़ करते हैं अपनी इंडियन नेवी की सबमरीन्स के लिए, उसका एक्रोनिम है AIDSS। नाउ यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबमरीन के बारे में। सबमरीन बेसिकली है क्या? सबमरीन को हिंदी में आप कहेंगे पनडुब्बी, या फिर इंग्लिश में सिंपली आप इसको कह सकते हैं सब। ये एक वाटर क्राफ्ट है कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस अंडर वाटर। यूज़ क्या है इसके? देखिए, आपको अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन करनी है, या फिर आपको डिफेंस करना है, आपको सिक्योरिटी पर्पस के लिए कुछ अगर इक्विपमेंट चाहिए, कुछ वेसल चाहिए, तो सबमरीन इसके लिए काफ़ी हद तक बढ़िया है। इंडिया के पास आज के टाइम में न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, मतलब कि एक ऐसी सबमरीन जिसके अंदर एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। वो बहुत ही लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकती है क्योंकि उसको न्यूक्लियर एनर्जी मिल रही है। उस सब के अलावा हमारे पास कन्वेंशनल सबमरीन्स भी है। जब कन्वेंशनल सबमरीन्स की बात की जाती है तो हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स की, ठीक है, जो डीजल पे काम करती है। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स की प्रॉब्लम यह है कि हर 14 से 15 दिन में इनको एक बार सरफेस पे आना पड़ता है, और ये कई महीनों तक पानी के अंदर नहीं रह सकती, लाइक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। उसके अलावा न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन काफ़ी हद तक क्वाइट भी होती है, आवाज़ बहुत ज़्यादा कम करती हैं ये, इसलिए इनका स्टेल्थ फीचर काफ़ी हद तक अच्छा होता है। कन्वेंशनल सबमरीन कुछ हद तक आवाज़ भी करती है। नाउ इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सबमरीन है जिसके बारे में आपको बताना चाहिए। ये है INS अरिहंत। INS अरिहंत इज इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनसली डिज़ाइंड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सबमरीन है ये। इसको हमने खुद बनाया है, मेड इन इंडिया है ये, और ये बेस्ड है ऑन द डिज़ाइन ऑफ रशियन अकूला क्लास सबमरीन। यहाँ पे इस सबमरीन के अंदर आपको एक न्यूक्लियर रिएक्टर भी मिलेगा। इसको लॉन्च किया गया था 2009 में, और इसको कमीशन किया गया था रिसेंटली 2016 में आफ्टर मैनी सी ट्रायल्स। इस सबमरीन में आप 12 सागरिका K-15 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स यूज़ कर सकते हैं, जिनकी रेंज 700 से लेकर 750 किलोमीटर की है। हैवी डैमेज कर सकती है सबमरीन। ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है, एक 3D रेंडेशन के हिसाब से कि किस तरीके से सबमरीन काम करती है। इसके अंदर 95 लोगों का क्रू हो सकता है, और यहाँ पे आप देखेंगे ये है इसका न्यूक्लियर रिएक्टर, और यहाँ पे है न्यूक्लियर प्रेशराइज वाटर रिएक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से सबमरीन काम करती है, और यहाँ से ये इस टाइप के मिसाइल्स लॉन्च कर सकती है। जो इसकी सरफेस स्पीड है, मतलब कि पानी के ऊपर जो इसकी स्पीड रहेगी ये होगी 12 से लेकर 15 नॉट, और पानी के नीचे इसकी स्पीड बढ़ जाती है। पानी के नीचे इसकी स्पीड होगी 24 नॉट। फिर है INS चक्रा 2। ये एक अकूला क्लास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। ये हमने रशिया से ली है 10 ईयर की लीज पर। इसको कमीशन किया गया था 2012 में आफ्टर सर्विंग ईस्टर्न नेवल कमांड। इसके अलावा हमने रिसेंटली ये भी बात करी है रशिया से कि हम शायद INS चक्रा 3 भी लीज पर लें, और ये डिलीवर कर दी जाएगी 2025 तक। फिर अगर हम कन्वेंशनल पावर्ड सबमरीन्स की बात करें तो इनकी जो क्लासेस हैं वो आपको बतानी चाहिए, और इनका ओरिजिन क्या है। देखिए, ओरिजिन मतलब कि यहाँ पर किस कंट्री ने कुछ सहायता प्रोवाइड करी थी इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन और वेरियस अदर एस्पेक्ट्स। तो एक तो है सिंधु घोष क्लास सबमरीन, ये इंडो फ्रेंच ओरिजिन है इसका, और इसके अंदर ये सब सबमरीन्स आती हैं, ठीक है। ये एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, ये आपको याद रखना है। फिर है शिशुमार क्लास सबमरीन्स, इसके अंदर ये सब सबमरीन्स आती हैं, और ये इंडो जर्मन ओरिजिन की है, ठीक है, जर्मनी ने यहाँ पे हमको हेल्प करी थी। और फिर है स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, ये इंडो फ्रेंच ओरिजिन की है, और इसके अंदर ये सब सबमरीन्स आती हैं, ठीक है। आपने इसके बारे में सुना होगा, INS कावेरी, INS खंडेरी, INS करांच, INS वेला। नाउ अब हम बात करते हैं फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स के बारे में। ये दो बहुत ही अलग टाइप की शिप्स हैं जो आपको हर नेवी में मिलेगी, इंडियन नेवी में भी है।
फ्रिगेट बेसिकली होती क्या है? देखो, फ्रिगेट होती है स्मॉल साइज वॉरशिप। ये आपके सामने एक एग्जांपल है फ्रिगेट का। मान लीजिए आपको एक सबमरीन को अटैक करना है, तो उसके लिए मोस्ट प्रॉब्ली आप यूज़ करेंगे एक फ्रिगेट को। ये एक मीडियम साइज्ड सरफेस कॉम्बैटेंट है। इसका वेट होता है 2000 से लेकर 5000 टन, और इसका रोल जैसे मैंने आपको बताया एंटी सबमरीन वॉरफेयर या फिर एंटी एयर वॉरफेयर के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फ्रिगेट्स की आज के टाइम में 4 क्लास है इंडियन नेवी में। एक है शिवालिक क्लास, ब्रह्मपुत्रा क्लास, गोदावरी क्लास और तलवार क्लास। ऑल दीज बिलोंग टू फ्रिगेट्स। ये टाइप होती हैं फ्रिगेट्स की। नाउ फिर एक और शिप होती है डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट से काफ़ी हद तक बड़ी है। आपको अगर मान लीजिए एक टारगेट को हिट करना है फ्रॉम अ डिस्टेंस, तो वहाँ पे आप डिस्ट्रॉयर का इस्तेमाल करेंगे। डिस्ट्रॉयर लार्जेस्ट टाइप होता है सरफेस कॉम्बैटेंट का, और इसका वज़न ज़्यादातर होता है 5000 टन से लेकर 10,000 टन का। नाउ फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर में ऐसा नहीं है कि एक प्रॉपर डिस्टिंक्शन है। काफ़ी बार आपको जो स्मॉलर नेवीज़ है दुनिया में, वहाँ पे वो क्या करते हैं कि कुछ फ्रिगेट्स होती हैं जो काफ़ी भारी भरकम होती है, जिनका वज़न होता है 3000 टन या 4000 टन, तो उस पर भी वो कुछ मॉडिफिकेशंस करके उसको डिस्ट्रॉयर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो डिस्ट्रॉयर के बारे में ये याद रख लेना, इट इज़ लॉन्ग डिस्टेंस लॉन्ग इंड्योरेंस वॉरशिप। हमारे पास जो क्लासेस हैं ऑफ डिस्ट्रॉयर्स, उसमें आती है दिल्ली क्लास, कोलकाता क्लास और राजपूत क्लास। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स इज़ द एयर आर्म ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 8 अक्टूबर 1932 को। इसी को हम ऑब्जर्व करते हैं हर साल एज एयरफोर्स डे। हमारी एयरफोर्स काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं मल्टी डायमेंशनल है। हमारे पास एयरक्राफ्ट्स और इक्विपमेंट्स है रशियन मेड, ब्रिटिश मेड, फ्रेंच, इजरायली, यूएस। मैं कहूँगा इतनी वर्सटाइल एयरफोर्स शायद ही आपको दुनिया में कहीं पर मिले। और उसके अलावा हमारे पास एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम है, एयर रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट्स हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं। तो डिस्कस करते हैं हमारे पास बेसिकली है क्या क्या। देखिए, पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि जनरेशन्स ऑफ एयरक्राफ्ट कौन कौन सी है। अगर हम कहते हैं कि कोई सर्टन एयरक्राफ्ट फर्स्ट जनरेशन का है, तो हम कहते हैं कि इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1940 से लेकर 1950s तक। फर्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट की खासियत यह है कि यहाँ पे आपको सब सोनिक स्पीड मिलती है, स्ट्रेट विंग्स मिलते हैं, और रेडार आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, और प्राइमरली मशीन गन्स का यूज़ होता है एज प्राइमरी वेपन्स। उसके अलावा अनगाइडेड बॉम्ब्स आपको मिलेंगे जो लिटरली बस आपको ड्रॉप ही करने होते हैं। तो एग्जाम्पल है फर्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट्स के Me-262, MiG-15। फिर अगर हम बात करें सेकेंड जनरेशन की, तो यहाँ पे हम बात करें उन प्लेन्स की जहाँ पर रेडार है, जिसके यूज़ से ये एयर टू एयर मिसाइल्स को यूज़ कर सकते हैं एज देयर प्राइमरी वेपन्स। एग्जाम्पल है सेकेंड जनरेशन एयरक्राफ्ट्स के MiG-21। नाउ ये बात भी आपको बतानी चाहिए कि सेकेंड जनरेशन में पहली बार हमने डिस्टिंग्विश किया एयरक्राफ्ट्स को 2 कैटेगरी में। एक तो होता है इंटरसेप्टर, फिर होता है फाइटर बॉम्बर। इंटरसेप्टर मतलब कि अगर मान लीजिए आपका एक लैंड है और कोई एनिमी कंट्री यहाँ पे अपने एयरक्राफ्ट भेज रही है, ये एयरक्राफ्ट बॉम्बर है, तो आप इनको इंटरसेप्ट करना चाहते हैं, इनको रोकना चाहते हैं, तो उसके लिए भी स्पेशल एयरक्राफ्ट बनाए गए थे। ये हैं MiG-21, Su-9, F-106। तो ये इंटरसेप्टर्स है। ये मैसिव बॉम्बिंग के लिए हम यूज़ नहीं करते। अगर आपको बॉम्बिंग करनी है तो उसके लिए अलग एयरक्राफ्ट हैं, फॉर एग्जांपल F-105 या फिर Su-7। तो जो ये डिफरेंस है, ये क्लासिफिकेशन है, ये सेकेंड जनरेशन तक आ गई थी। फिर हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। यहाँ पे एग्जांपल आते हैं मिराज F-1, MiG-23, MiG-25, F-4 और F-5। यहाँ पे पहली बार हमको एयर गाइडेड मिसाइल्स देखने को मिले। एयर टू एयर मिसाइल्स की जो रेंज थी बढ़ गई थी, और रेडार सिस्टम्स भी यहाँ पे काफ़ी हद तक एडवांस थे। फिर हम आते हैं फोर्थ जनरेशन पर। यहाँ पे आपको लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स मिलते हैं। इससे जो डॉग फाइटिंग है ये काफ़ी हद तक ऑब्सोलेट हो जाती है। आप काफ़ी डिस्टेंस से ही एक एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन द एयर। उसके अलावा इनकी जो मनूवरेबिलिटी है ये भी काफ़ी हद तक एनहांस हो चुकी है। जो फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं इनके एग्जाम्पल है MiG-29, MiG-27, मिराज 2000, Su-27, F-16 और F-18। फिर आते हैं फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट, जो आज के टाइम में काफ़ी हद तक यूज़ किए जा रहे हैं। एग्जाम्पल है इसका एक बहुत ही फेमस F-22 रैप्टर। यहाँ पे एक नई चीज़ ऐड करी गई, वो है एस्पेक्ट्स ऑफ स्टेल्थ, जिससे रेडार को ये एयरक्राफ्ट चकमा दे पाएँ। ग्राउंड रेडार की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो इंडिया करंटली हैज़ 4 जनरेशन फाइटर जेट्स कैपेबल ऑफ लॉन्चिंग न्यूक्लियर वेपन्स, जैसे कि सुखोई 30 MKI। उसके अलावा डसॉ का मिराज 2000 है हमारे पास, MiG-29 है, MiG-27 है, फिर इंडियन मेड तेजस है, MiG-21 है रशियन मेड,
और जैगुआर भी हम आज के टाइम में यूज़ कर रहे हैं। इसमें से जो हॉल तेजस है और SU-30 MKI है, ये ट्रैवल कर सकते हैं 3000 किलोमीटर से भी ज़्यादा बिना किसी रिफ्यूलिंग के। इससे हमको ये लग्जरी मिलती है कि अगर मान लीजिए हम लॉन्ग डिस्टेंस पे अटैक करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली स्पीकिंग चाइना या फिर सेंट्रल एशिया की कोई कंट्री है, वहाँ पे अटैक करना चाहते हैं, तो आप अगर बैलिस्टिक मिसाइल का यूज़ करना नहीं चाहते तो आप इन एयरक्राफ्ट्स को यूज़ करके अटैक कर सकते हैं। तेजस की अगर हम बात करें तो तेजस एक 4.5 जनरेशन लाइट वेट मल्टी रोल जेट फाइटर है जिसको इंडिया में हम डेवलप कर रहे हैं। इट इज़ ए टेललेस कंपाउंड डेल्टा विंग डिज़ाइन पावर्ड बाय अ सिंगल इंजन। ठीक है, इनिशियली बात की जा रही थी कि तेजस में हम कावेरी इंजन को यूज़ करेंगे। अनफॉर्चुनेटली कावेरी इंजन को हम प्रॉपरली डेवलप कर नहीं पाए, इसलिए आज के टाइम में हम US मेड इंजन को यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो तेजस इवन दो हम कहते हैं कि डेवलप्ड इन इंडिया है, इसका जो मेन कंपोनेंट है इंजन, ये इंडियन मेड नहीं है। फिर हम बात करते हैं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इज़ मेजरली यूज्ड इन न्यू जनरेशन एयरक्राफ्ट्स और ड्रोन्स। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को कहा जाता है LO टेक्नोलॉजी, दैट इज़ लो ऑब्जर्वेबल टेक्नोलॉजी। ये सब डिसिप्लिन है ऑफ मिलिट्री टैक्टिक्स और पैसिव इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स का। स्टेल्थ के जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है? इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी दैट अटेम्प्ट टू ग्रेटली रिड्यूस द डिस्टेंस एट विच ए पर्सन और व्हीकल कैन बी डिटेक्टेड, इन पर्टिकुलर रेडार क्रॉस सेक्शन डिडक्शंस, बट ऑल्सो एकॉस्टिक्स, थर्मल एंड अदर एस्पेक्ट्स। तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में एक मेन एस्पेक्ट ये है कि आपको यहाँ पर एक नॉन मेटालिक एयरफ्रेम मिलेगा जिससे हर टाइप के रेडार से आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ मिले। फिर हम बात करते हैं AWACS के बारे में। ये है एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। इसको मैन्युफैक्चर किया है इजराइल ने। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सच सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। इंडिया ने पहला AWACS खरीदा था 2009 में। पाकिस्तान और चाइना ने भी तब से ट्राई किया है कि उनके पास भी ये सिस्टम आ जाए इजराइल से, मगर इजराइल ने इनको ये सिस्टम अभी बेचा है नहीं। अभी के लिए इंडिया प्रोसेस में है 2 और AWACS खरीदने में। इससे हमको रियल टाइम सर्विलेंस करने की एक एबिलिटी मिलती है। इससे अगर मान लीजिए कोई लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट है, कोई मिसाइल है, कोई कम्युनिकेशन है, इसके बारे में हमको एडवांस वार्निंग मिल जाएगी बिकॉज ऑफ दिस AWACS। AWACS एक एयरक्राफ्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका एक एग्जाम्पल है। इट कैन पिकअप एन इनकमिंग ऑब्जेक्ट इन ऑल वेदर कंडीशंस, चाहे बारिश आ रही हो, कुछ भी हो रही हो, ये इसको डिटेक्ट कर लेगा। और इसका रेडियस है करीब 300 माइल का। नाउ अब हम बात करते हैं हेलीकॉप्टर के बारे में। यहाँ पे मेरे आपको बताना चाहिए कि इसका ओरिजिन क्या है। तो इंडियन एयरफोर्स के पास एक तो है हाल रुद्रा, ये ऑफ कोर्स इसका ओरिजिन है इंडियन। फिर है कमोव 226, ये रशियन ओरिजिन तो है इसका, मगर बहुत ही जल्द ऐसे 200 हेलीकॉप्टर्स इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे अंडर मेक इन इंडिया। फिर है ध्रुव हाल, ये भी इंडिया में बनाया गया है। और फिर है हॉल चीता, लैंसर इंडियन मेड है। उसके अलावा है हॉल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, इसका ओरिजिन भी इंडियन है। फिर है हॉल लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, ओरिजिन इंडियन। फिर ऑफ कोर्स कुछ हमने USA से खरीदे रिसेंटली। एक तो है चिनूक, ये ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है, कंप्लीटली US मेड। फिर है अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, ये ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर नहीं है, ये भी इसका जो ओरिजिन है दिस इज़ अमेरिकन। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर।